हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइज, आज हम बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट और बीएससी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, इससे पहले हम कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं इस यूनिट के, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिएगा, द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, किस प्रकार से बनता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और किस प्रकार से इसे निकाला जाता है, वो हमें चेक करना है। गाइस देखना, विषम नाभिक के द्विपरमाणु अणु जिनमें बंध बनाने वाले परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर होता है, तो बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु की ओर केंद्रित होगा, अर्थात द्विध्रुवित अणु हो जाता है। गाइस, इसमें कहा गया है कि यदि हमारे पास कोई भी बंध है, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बंध बना हुआ है, तो इस बंध के जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में ना रहकर किसकी तरफ ज़्यादा रहेंगे, फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा आकर्षित रहते हैं, जिसकी वजह से फ्लोरीन पे आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पे आंशिक धनावेश आ जाता है, जिसे हम द्विध्रुव कहते हैं। तो हमारा बंध क्या हो जाता है, अणु द्विध्रुवित हो जाता है। बंध में इलेक्ट्रॉन एक तरफ आकर्षित होने की वजह से अणु कैसा हो जाएगा, द्विध्रुवित हो जाता है। ध्रुवण की इस मात्रा को द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्रुवण की ये जो मात्रा होती है, इसे ही किससे प्रदर्शित किया जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण से प्रदर्शित किया जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण आवेश Q तथा बंध लंबाई R के परिणामों का गुणनफल होता है, अर्थात म्यू इज इक्वल टू Q इंटू आर। गाइस, द्विध्रुव आघूर्ण को लिखा जाता है म्यू से। Q है यहाँ पे आवेश और R है यहाँ पे बंध लंबाई। जो दो परमाणु हमारे पास थे जिनके बीच बंध बना हुआ था, उनके बीच की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, बंध लंबाई कहते हैं। गाइस, द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई डिबाई या कूलाम्ब मीटर होती है। द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई क्या होती है, या तो डिबाई या फिर क्या होती है, कूलाम्ब मीटर होती है। गाइस, एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन का। देखिएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ रहेंगे, क्लोरीन की तरफ रहेंगे, जिससे क्लोरीन पे आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पे आंशिक धनावेश आ जाता है। पार्शियल चार्ज जिसे हम कहते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। गाइस, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या है, बहुपरमाणुक अणुओं के लिए द्विध्रुव आघूर्ण। बहुपरमाणुक अणु होते हैं, उनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार से हम देख सकते हैं, वो हम देखते हैं। देखना, किसी अणु में ध्रुवीय बंध होने के उपरांत भी उसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उसकी ज्यामिति पर निर्भर करेगा। गाइस, यदि किसी का बंध ध्रुवीय प्रकृति का है, फिर भी उसके परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य हो सकता है या फिर उसका कुछ मान होगा। ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, उसकी ज्यामिति पर निर्भर करता है। जैसे हमने एक बहुपरमाणु अणु लिया है यहाँ पे CO2। CO2 में देखना गाइस, यहाँ पे हमें पता चलेगा कि CO2 में CO बंध ध्रुवीय होता है, लेकिन फिर भी इसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होगा। देखिएगा कैसे, CO2 अणु में CO बंध ध्रुवीय होता है, अर्थात CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, क्योंकि CO2 अणु सरल रेखीय अणु होता है तथा दोनों CO बंधों के बंध आघूर्ण की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है, जिसके परिणाम स्वरूप परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। गाइस, देखना, ऐसे कुछ समझ नहीं आया होगा, पर इसकी संरचना के आधार पर देखेंगे तो हमें क्लियरली पता चलेगा कि CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बंध है, और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा ऑक्सीजन की होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन पे रहेगा डेल्टा पॉजिटिव। तो गाइस देखना, इसकी डायरेक्शन हम कैसे दिखाते हैं, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उसकी तरफ क्या बनाया जाता है, एरो बनाया जाता है। ये इसकी क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी। गाइस, इधर देखना, इधर भी C डबल बॉन्ड O है, तो इसकी वजह से भी कार्बन पे क्या, डेल्टा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे क्या, डेल्टा नेगेटिव। तो इसके लिए भी डायरेक्शन कैसी रहेगी, कार्बन से दूर ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हुए हमें दिखेंगे। गाइस देखना, दोनों तरफ समान एटम है, ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान रहेगी, इसलिए दोनों का जो मान होगा वो एक का प्लस में एक का माइनस में, लेकिन दोनों का रहेगा कैसे, बराबर। तो प्लस माइनस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगा और ओवरऑल म्यू की वैल्यू कितनी बचेगी, 0 बचेगी। इसीलिए हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि CO2 की संरचना रेखीय होती है, और संरचना रेखीय होने के कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, जिसकी वजह से द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य प्राप्त हो जाता है। आई होप गाइज इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगी कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनता है और किस प्रकार से आप उसका आंसर दे सकते हैं।
देखिएगा गाइस, क्वेश्चन है NF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण का मान NH3 से कम है क्यों? NF3 में द्विध्रुव आघूर्ण का मान कम होता है जबकि NH3 में ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों है? उसका कारण हमें देखना है। देखना, NF3 अणु में NF बंध में इलेक्ट्रॉनों का वितरण नाइट्रोजन से फ्लोरीन की ओर होता है, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा नाइट्रोजन से फ्लोरीन की ओर होती है तथा अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर में भी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा लोन पेयर की ओर होती है। गाइस एक बार मैं ये आपको दिखाऊं डायग्राम के थ्रू कैसे बोला गया है। देखना, ये NF3 अणु है, इसमें कहा गया कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहेगा और 3 क्या जुड़े हुए हैं? फ्लोरीन। ये होता है NF3 अणु। तो गाइस इसमें देखेंगे नाइट्रोजन और फ्लोरीन में विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा फ्लोरीन की होती है, इसलिए हम यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण की यदि दिशा दिखाएंगे, बंद आघूर्ण के मान की दिशा, तो देखना नाइट्रोजन से कहाँ जाएगी? फ्लोरीन की तरफ। इधर आप देखेंगे ये भी नाइट्रोजन और फ्लोरीन है, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, इधर भी नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ। गाइस अब आप देखेंगे कि यहाँ पे लोन पेयर जब प्रेजेंट होता है तो नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ हमें डायरेक्शन दिखानी होती है। गाइस समझिएगा इस बात को, क्या कहा मैंने? नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ आपको डायरेक्शन दिखानी है, मतलब नाइट्रोजन से दूर ही इसकी दिशा आपको लेकर जानी है। तो गाइस आप यहाँ से देख पाएंगे कि इधर इनका मान क्या हो रहा था, मान लो इधर इनका मान प्लस में आ रहा है तो इधर कुछ ना कुछ मान माइनस में आए हैं, तो ओवरऑल जो मान आया है उसके मान में क्या हुई है? कमी हुई है। ओवरऑल मान कैसा रहेगा? कम रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? अमोनिया अणु की। अमोनिया अणु में देखना, हमें पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की होगी, और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो बंद आघूर्ण की दिशा में नाइट्रोजन की तरफ लेकर जानी है। जब ये नाइट्रोजन की तरफ इस तरह से डायरेक्शन जाएगी तो आप देखेंगे लोन पेयर भी प्रेजेंट है। अब लोन पेयर प्रेजेंट है तो हमें अभी अभी देखा है कि नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ, मतलब नाइट्रोजन से दूर जाते हुए हमें डायरेक्शन दिखानी है। तो गाइस इसको यदि हम वैल्यू पॉजिटिव बोले तो इन सब की भी कैसी होगी? पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि एरो की डायरेक्शन देखना चारों में क्या बनी हुई है? सेम बनी हुई है। समान डायरेक्शन होने की वजह से ओवरऑल वैल्यू सारी जुड़ेगी, जितनी भी होगी वो वैल्यू कैसी जुड़ेगी? कैसी होगी? जुड़ेगी। अब सारी पॉजिटिव में तो सारी जुड़ेगी, तो इसके कंपैरिजन में इसका मान क्या होगा? ज़्यादा आएगा। क्यों आया ज़्यादा? क्योंकि इसके मान में थोड़ी कमी हुई क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट थी, जबकि इसके मान में क्या हुई है? वृद्धि हुई है क्योंकि डायरेक्शन कैसी थी? सेम थी। इसीलिए बोला गया है कि NF3 अणु में द्विध्रुव आघूर्ण का मान कैसा होता है? अमोनिया से कम होता है। गाइस इसको लिखेंगे कैसे ये आप देख लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बताया लोन पेयर की दिशा में होती है, अर्थात NF बंद आघूर्ण लोन पेयर के कक्षक आघूर्ण से विपरीत दिशा में होता है, जिससे परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान कम हो जाता है। यही मैंने कहा था आपको, यहाँ पे विपरीत दिशा में हो गया, इनकी डायरेक्शन इधर है तो इनकी डायरेक्शन क्या है? इधर है, तो विपरीत दिशा में होने के कारण परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान कम हो जाता है। जबकि NH3 अणु में NH बंद आघूर्ण एकल युग्म के आघूर्ण की दिशा में होता है। ये मैंने आपको दिखाया, दोनों की डायरेक्शन सेम रहती है और दिशा में होने की वजह से परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिक हो जाता है। अतः NF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण का मान NH3 से कम होता है। तो गाइस इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन सकता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इसके जैसे और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं। आई होप गाइज आपको डाइपोलर मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आया होगा। गाइज यदि इसमें कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।